और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सुबह 4 बजे दिल्ली के आजादपुर मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की। इनमें सब्जी विक्रेता और व्यापारी भी शामिल रहे। इस दौरान वो सब्जियों के दाम की जानकारी लेते भी नजर आए। इससे पहले राहुल गांधी जैसे ही सब्जी मंडी पहुंचे तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पंजाब के रोपड़ की रहने वाली 8 साल की सानवी सूद ने पर्वतारोहण में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस फतेह किया। इस कामयाबी के बाद वो रूस से स्वदेश लौट आई। इस दौरान उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। वो इस चोटी पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही हैं। इतना ही नहीं, सानवी हाल ही में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप और किलिमंजारो चोटी को भी फतेह कर चुकी हैं। ऐसे में वो तीनों चोटियों पर ये कामयाबी हासिल करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही हैं। सानवी अभी तीसरी क्लास में पढ़ती हैं। उनका कहना है कि वो पायलट बनना चाहती हैं। कुछ और करना है, एयर इंडियन पायलट बनना है। अब उड़ना चढ़ना अब तो पसंद है, अब उड़ना भी पसंद है। मुंबई के बोरीवली रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग के लिए होमगार्ड के जवान देवदूत साबित हुए। दरअसल वो जब ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहे थे तभी उनका पैर फिसला, जिससे वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंस गए। ऐसे में होमगार्ड के जवानों ने जैसे ही ये देखा तो उन्होंने वहां दौड़ लगा दी और प्रिंस नाम के जवान ने अपनी परवाह न करते हुए बुजुर्ग को तुरंत अपनी तरफ खींच लिया। पंजाब के गुरदासपुर में 35 साल बाद परिवार से मिली बुजुर्ग मां को अब बेटा अपने घर ले आया। इस दौरान जगजीत ने अपनी मां का जोरदार स्वागत किया। बचपन से जगजीत को यही बताया गया था कि उनके मां बाप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन फिर परिवार के बुजुर्गों से मिली कुछ जानकारी के बाद जगजीत ने अपनी मां की तलाश शुरू की। इस कोशिश ने 35 साल बाद उन्हें अपनी मां से मिलवा दिया। अब जगजीत ने अपनी मां के घर आने पर कहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उनके घर पर भगवान आ गए हैं। झारखंड के रामगढ़ में गांव वालों ने खुद ही श्रमदान कर खेल का मैदान बना दिया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में खेल के मैदान की कमी थी। वो कई बार इसको लेकर जिला प्रशासन से भी गुहार लगा चुके थे। इसके बाद 2 पंचायतों के ग्रामीणों ने मिलकर ये फैसला लिया कि वो खुद ही श्रमदान कर बच्चों के लिए खेल का मैदान बनाएंगे। ऐसे में 6 एकड़ की बंजर और उबड़ खाबड़ बेकार जमीन को समतल कर खेल मैदान में तब्दील कर दिया गया। इस खेल मैदान के बनने से बच्चे और स्थानीय खिलाड़ी भी काफी उत्साहित नजर आए। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर डेंगू के खतरे से जुड़ी है। दिल्ली और देश के कई राज्यों में डेंगू के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। जुलाई के महीने में डेंगू के करीब 125 मामले दिल्ली में सामने आए और यही बात डरा रही है। अगर जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो आसार हैं कि आने वाले दिनों में डेंगू बेलगाम हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। इस मौसम में आमतौर पर ऐसा मंजर नहीं होता, लेकिन है। अभी तो जुलाई खत्म हुई है, अगस्त की शुरुआत हुई है। आमतौर पर इन दिनों डेंगू जैसी जानलेवा बीमारी की चिंता नहीं होती, लेकिन इस साल ये चिंता है। अस्पतालों के डेंगू वार्ड अभी से भरने लगे हैं। जुलाई से ही डेंगू मरीजों के आंकड़े डराने लगे हैं। दिल्ली हो, यूपी हो या एमपी हो या फिर पश्चिम बंगाल या उड़ीसा, डेंगू के मरीजों की तादाद चौंकाने वाली है। बात अकेले दिल्ली की करें तो सिर्फ जुलाई के महीने में डेंगू के 121 मामले सामने आए हैं। कहने की जरूरत नहीं कि मामला गंभीर है और इसलिए सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है और इसके लिए डेंगू के आंकड़े समझने जरूरी हैं। दिल्ली में जनवरी से जुलाई तक डेंगू के 243 मामले दर्ज हुए। इनमें से 50% यानी 121 मामले सिर्फ जुलाई में सामने आए। जुलाई के महीने में डेंगू के इतने मरीज अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दिल्ली हर साल डेंगू के खतरे का सामना करती है, उसका डटकर मुकाबला करती है, लेकिन इस साल ये चुनौती बड़ी नजर आ रही है और उसकी वजह है बारिश।
आमतौर पर डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां अगस्त-सितंबर के महीने में बढ़ती थी, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ बारिश की वजह से दिल्ली और देश के दूसरे इलाकों में भी जगह जगह पानी जमा हो गया। इसलिए वक्त से पहले डेंगू ने जोर पकड़ लिया है। लेकिन ऐसा सिर्फ दिल्ली में नहीं है। यूपी के तमाम जिलों में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कानपुर में हर 20वें घर में डेंगू का मच्छर है। मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर समेत कई शहरों के लाखों घरों में डेंगू का लार्वा मिला है। बिहार के कई इलाकों में डेंगू का लार्वा मिला है। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान और ओडिशा में भी डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली में दोहरी चुनौती है। न सिर्फ स्कूलों में बच्चों को डेंगू से बचाना है, बल्कि उन इलाकों पर नजर रखनी है जहां बाढ़ की वजह से पानी जमा हो गया। ये पानी डेंगू और दूसरी कई बीमारियों की वजह बन सकता है। सबसे बड़ी समस्या है कि दिल्ली में डेंगू के 90% से ज्यादा मामले DENV2 स्ट्रेन के हैं, जो सबसे खतरनाक माना जाता है। इस स्ट्रेन में हेमरेजिक फीवर और ब्लीडिंग का खतरा ज्यादा रहता है। इसकी वजह से मरीज की जान भी जा सकती है। यानी दिल्ली में डेंगू के खिलाफ युद्ध स्तर पर काम करना होगा। सरकार ने कई जरूरी कदम उठाए हैं। मसलन शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी, MCD या प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि बच्चे पूरी आस्तीन की कमीज पहनकर आएं। इसके साथ ही सभी अस्पतालों को डेंगू मरीजों के लिए अलग से बेड्स रिजर्व करने का आदेश दिया गया है। अस्पतालों को हाई अलर्ट पे किया हुआ है। कल मेरे यहाँ सारे दिल्ली सरकार के और MCD के अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स की मीटिंग रखी हुई है, जिसमें उनकी तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। मैं भी जो है अलग अलग अस्पतालों के अंदर औचक निरीक्षण करने जाऊंगा, बिना बताए जाऊंगा, देखूंगा कि वहाँ पे क्या तैयारियां हो रही हैं। हमने पहले ही पत्र सब अस्पतालों को, डिस्पेंसरीज को लिख दिया है कि अब औचक निरीक्षण होगा और उसमें कोई भी कोताही जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन इस मामले में आम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। डेंगू से बचाव पर ध्यान देना होगा। डेंगू के मच्छर ना पनपे, इस पर नजर रखनी होगी। घर में गमलों या कूलर के जमा पानी में मच्छर पैदा ना हो, इसका ख्याल रखना होगा। फुल स्लीव के कपड़े पहने, घर की टंकी को साफ रखें और ढक के रखें। दूसरों को सतर्क करने के लिए हॉर्न जरूर बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बारिश के मौसम में डेंगू जैसी बीमारी काफी तेजी से फैलती है, इसलिए आपका सावधान रहना जरूरी है। डेंगू को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएं, इसकी पहचान कैसे की जाए, साथ ही डेंगू होने पर क्या एहतियात बरतें, इस पर हमने विस्तार से बात की LNJP अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार से। ये जो रेनी सीजन है, इसमें वेक्टर बोर्न डिजीज काफी तेजी से फैलते हैं। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया, ये क्योंकि मच्छर से वेक्टर के द्वारा फैलते हैं, तो ये हमें सबसे पहले कंफर्म करना होता है कि ये बीमारी जो है डेंगू है भी या नहीं है। उसके लिए जो डेंगू के लक्षण है आमतौर पर देखने को मिलते हैं कि सबसे पहले बुखार होता है, 3 से 5 दिन तक बुखार होता है, और बुखार होने के बाद जब बुखार कम होता है उस टाइम प्लेटलेट की संख्या कम होती है, जिसकी वजह से शरीर पर लाल रंग के निशान पड़ते हैं। फेस पर, एब्डोमेन में, लोअर एक्सट्रीमिटी में जब लाल रंग के निशान है, इसका मतलब आपको डेंगू हो सकता है। इसके साथ साथ बहुत तेजी से बदन दर्द होता है, आंखों में भारीपन या सिर में दर्द, फ्रंटल हेडेक, ये कॉमन आमतौर पर ये लक्षण देखने को मिलते हैं। कमर में जो दर्द होता है बहुत ज्यादा होता है। तो उससे बचने के लिए हमें महत्वपूर्ण है कि हम अपने जो फ्लूइड बैलेंस है उसको बिल्कुल ठीक रखें। काफी सारे पानी या जो लिक्विड है, तरल पदार्थ हैं, वो थोड़े थोड़े अंतराल के बाद लें। पानी, क्योंकि जब फीवर होता है तो पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन की स्टेट होती है और हीमो कंसंट्रेशन होता है, जिसकी वजह से ब्लड में हीमेटोक्रिट बढ़ जाता है। तो उसको ठीक रखने के लिए आप पानी जरूर पिएं। नारियल का पानी है, जूस है, लस्सी है, ये बहुत आवश्यक है कि पानी और तरल पदार्थ का सेवन ज्यादा करें। नशे के खिलाफ मोदी सरकार का बड़ा प्रहार। एनसीबी ने 2 अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश कर 22 आरोपी किए गिरफ्तार। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश की और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने पूर्व जजों की एक कमेटी बनाने की बात कही और साफ किया कि इस कमेटी का दायरा तय किया जाएगा जो वहां जाकर राहत और पुनर्वास का जायजा लेगी। इसके अलावा अदालत ने ये भी कहा है कि वो इस तथ्य के बारे में स्पष्ट है कि 6500 FIR की जांच CBI को सौंपना असंभव है। वहीं राज्य पुलिस को इसका जिम्मा नहीं सौंपा जा सकता। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी और तब DGP को भी हाजिर होना होगा। साथ ही अदालत ने केंद्र से भी इस मामले में पूरा हलफनामा देने को कहा है। बिहार में जातीय जनगणना को पटना हाईकोर्ट से हरी झंडी मिल गई, लेकिन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में इसी हफ्ते चुनौती देने की तैयारी है। बुधवार या गुरुवार तक इस मामले में याचिका दाखिल की जा सकती है। इससे पहले हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना को गैर कानूनी और संविधान की भावना के खिलाफ घोषित करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी थी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नूह हिंसा को लेकर एक समीक्षा बैठक की। इसके बाद उन्होंने कहा कि जिस सामाजिक यात्रा पर हमला हुआ वो हर साल निकलती है, लेकिन इस बार वहां साजिश के तहत यात्रा को भंग करने की कोशिश की गई। दावा है कि फिलहाल नूह समेत सभी जगह स्थिति सामान्य है। इस मामले में कई FIR दर्ज की गई हैं। साथ ही 70 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सीएम ने साफ किया है कि किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा उन्होंने सभी नागरिकों से भी अपील की है कि वो शांति बहाली के लिए आगे आएं। प्रधानमंत्री मोदी को पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। इसी समारोह के दौरान पीएम मोदी और शरद पवार भी एक साथ नजर आए। वहीं प्रधानमंत्री ने मेट्रो समेत कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। इसके अलावा पुणे में ही पीएम ने दगड़ूशेठ मंदिर में दर्शन किए और वहां पूजा अर्चना की। गुजरात ATS ने अलकायदा के एक और आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ करने का दावा किया। उसने राजकोट से 3 संदिग्धों को पकड़ लिया। कहा जा रहा है कि इनके पास से एक हथियार भी मिला। फिलहाल तीनों संदिग्धों को अहमदाबाद ले जाया गया है। बताया गया कि ये तीनों लोग पिछले 6 महीनों से राजकोट के सोनी बाजार में काम करते थे। झारखंड में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का अपने विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा में एक कार्यक्रम के दौरान माथे से टीका हटाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद पूर्व सीएम और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी समेत कई नेताओं ने इरफान अंसारी के बहाने कांग्रेस को निशाने पर लिया। हालांकि फिर इरफान माथे पर तिलक और चुनरी ओढ़कर विधानसभा के मानसून सत्र में पहुंच गए। भारत का चंद्रयान 3 अब पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के लिए रवाना हो गया। इसरो ने ये जानकारी दी। साथ ही बताया कि चंद्रयान 3 पूरी तरह सुरक्षित है और ये ठीक काम कर रहा है। चंद्रयान 3 को पिछले महीने 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। महाराष्ट्र के नागपुर में एक थानेदार की विदाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उन्हें बग्घी पर बिठाकर ढोल और फूलों के साथ थाने से विदाई दी गई। अतुल सबनीस पिछले 3 वर्षों से सीताबर्डी थाने में तैनात थे और उनका तबादला अब लकड़गंज थाने में किया गया है। ऐसे में उन्हें विदाई देने के लिए आम लोगों और पुलिस स्टाफ ने ये अलग तरीका अपनाया। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। लोकसभा में सरकार और विपक्ष का टकराव पहले से और तेज हो गया है, क्योंकि आज सरकार ने दिल्ली में अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर से जुड़ा बिल पेश कर दिया। संसद में हंगामा तो खैर होना ही है, लेकिन फिलहाल बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार इस बिल को राज्यसभा से पास करा पाएगी। विपक्ष की गोलबंदी का ये बड़ा इम्तिहान है। वो अमेंडमेंट करते हैं, ये आर्टिकल 123 का वायलेशन है। संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। ये विधायक संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है। एक सिंपल बिल से आप संविधान को अमेंड नहीं कर सकते। पार्लियामेंट इज फुल्ली कॉम्पिटेंट टू पास दिस बिल। मैं फिर आपको चेतावनी दे रहा हूँ, अमेंडमेंट। यूं तो संसद का मौजूदा मानसून सत्र हर दिन हंगामे के साथ ही गुजर रहा है, लेकिन अब सही मायनों में सरकार और विपक्ष की जोर आजमाइश का वक्त है। दिल्ली में अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले से जुड़े जिस बिल पर विपक्ष गोलबंद है, सरकार ने वो बिल भारी हंगामे के बीच लोकसभा में पेश कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के पैरा 6 जजमेंट के पैरा 6, 95 और पैरा 164 F इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है। इस प्रकार ये विधायक संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है।
क्योंकि अनुच्छेद 239 के स्पष्ट रूप से दिल्ली विधानसभा को राज्य और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध मामले पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इससे संविधान की अपेक्षा करने और उच्चतम न्यायालय की अनदेखी करने में केंद्रीय सरकार की दृष्टिकोण को बारे में गंभीर प्रश्न उठता है। दिल्ली से जुड़े बिल पर बवाल इसलिए है क्योंकि विपक्ष को लगता है कि इससे मुख्यमंत्री की शक्तियां सीमित हो जाएंगी। दिलचस्प बात यह है कि बिल के समर्थन में सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दे रही है, तो विपक्ष इसका विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला याद दिला रहा है। बिल है, सब्सटेंटिव पॉलिसी नहीं है। और ये जो कॉल एंड सगदर का जो लिखा है कि व्हेन अ लीव ऑफ हाउस टू द मूविंग ऑफ अ मोशन हैज बीन ग्रांटेड, no substantive motion on policy matter is to be brought before the house by the government till the motion of no confidence has been disposed of. Okay. Motion of disconfidence has not been disposed of. This is a substantive policy. It is illegal. Now to override the Supreme Court judgment, the government has brought forward a bill. This is totally autocratic. दिल्ली से जुड़े बिल का तगड़ा सियासी विरोध है, लेकिन टकराव मणिपुर के मुद्दे पर भी है, जिस पर विपक्ष पहले ही सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला चुका है। अब विपक्ष का सवाल है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले सरकार ने बिल पेश क्यों किया? कि जब सरकार के अस्तित्व को ही चुनौती मिली हुई है, ऐसी परिस्थितियों में कोई भी बिल पास नहीं होना चाहिए, सब्सटेंटिव मोशन पास नहीं होना चाहिए। ये न केवल अनकन्वेंशनल है, लेकिन साथ साथ इलीगल भी है। आपने तो सरकार का हाथ पैर काट के और सरकार को आपने स्विमिंग पूल में धकेल दिया कि जाओ और तैर के दिखाओ, तो ऐसे कैसे होता है? तो मुझे लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले के खिलाफ है, भारत के संविधान के खिलाफ है, संघीय ढांचे और लोकतंत्र के खिलाफ है। बहरहाल बिल पेश तो हो गया, लेकिन क्या आसानी से पास हो जाएगा? कहा जा सकता है कि बिल को रोकने में विपक्ष के नए मोर्चे यानी इंडिया का इम्तिहान होना है। लोकसभा में सरकार के सामने कोई संकट नहीं, लेकिन क्या राज्यसभा में विपक्ष एकजुट होकर सरकार को शिकस्त देगा? तय मानिए कि इसके आसार कम ही हैं, क्योंकि जगन मोहन की पार्टी के बाद बीजेडी यानी नवीन पटनायक की पार्टी भी खुलकर सरकार के साथ आ गई है। जब लोकसभा में विपक्ष हमलावर हुआ तो सरकार को बीजेडी का साथ मिला। There is no advertence at all to the actual Supreme Court judgment or the order which the Supreme Court has passed, a speaking order of 7 pages the Supreme Court has passed in the writ petition filed by the State of Delhi against Union of India. Government has brought out a law now pursuant to a Supreme Court empowering it. So how can you challenge legislative competence? जो कांग्रेस साइड के जो लोग बोल रहे थे वो और जो उनके अंधभक्त हैं, उन लोगों को आज बीजेडी बीजू जनता दल, उनके एक विद्वान सांसद जो बहुत बड़े वकील भी हैं, उन्होंने एक लाइन में सबकी हवा निकाल दी जब उन्होंने ये बात कही कि ये क्या हो गया है, विपक्ष को संसद कानून बना सकती है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा है। और उन्होंने पैरा 95 की बात करी, तो पैरा 95 की बात आते ही जो हवा निकली विपक्ष की वो देखने लायक था। ये सच में मैं बताऊं, ये विपक्ष सिर्फ निराश और हताश ही नहीं है, अज्ञानता से भरा हुआ है। बीजेडी के साथ आने से राज्यसभा में सरकार का अंकगणित मजबूत हो गया है, यानी हंगामा चाहे जितना हो, संकेत है कि जीएनसीटी अमेंडमेंट बिल दोनों सदनों से पास हो जाएगा। विपक्ष की अगली लड़ाई अविश्वास प्रस्ताव पर है। 8 से 10 अगस्त तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 10 अगस्त को पीएम मोदी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपके जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में मामूली गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 68 अंक फिसलकर 66,459 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 20 अंक नीचे 19,734 पर बंद हुआ। पावर ग्रिड में सबसे ज्यादा 5% की गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा कुछ बैंकिंग सेक्टर के शेयर भी गिरावट के साथ बंद हुए। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमत में तेजी रही। सोना 80 रुपए महंगा हुआ। दिल्ली में अब 10 ग्राम सोने की कीमत 60,430 रुपए हुई। चांदी की कीमत में भी उछाल रही। चांदी 400 रुपए महंगी हुई। दिल्ली में अब 1 किलो चांदी की कीमत 77,100 रुपए हुई। हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल ATF यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतें बढ़ गई हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने लगातार दूसरे महीने एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतें बढ़ा दी हैं। OMC के इस फैसले के बाद दिल्ली में जेट फ्यूल की कीमत बढ़कर 98,508 रुपए 26 पैसे प्रति किलो लीटर हो गई है। माना जा रहा है कि ATF की कीमतों में इस बढ़ोतरी के बाद अब हवाई सफर महंगा हो सकता है। कमर्शियल LPG सिलेंडर 100 रुपए सस्ता हो गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम 100 रुपए कम कर दिए हैं। इसके साथ ही अब दिल्ली में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 1,680 रुपए हो गए हैं। हालांकि घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में कोई कमी नहीं की गई है। IIT कानपुर ने बिना बिजली के चलने वाला एयर प्यूरीफायर बनाया है। दरअसल एक ऐसा एयर प्यूरीफायर है जिसे आपको अलग से चलाने की जरूरत नहीं है। ये आपके AC में प्लग हो जाएगा। मतलब जब आप AC चलाएंगे तो इसी के साथ साथ ये भी अपना काम करना शुरू कर देगा और सिर्फ आधे घंटे में घर के पूरे वातावरण को शुद्ध कर देगा। दावा है कि ये भारत का ऐसा पहला एयर प्यूरीफायर है जो AC के साथ प्लग हो सकता है। इसे बनाया है IIT कानपुर के रिसर्चर रवि कौशिक ने। इसकी कीमत भी बाजार में उपलब्ध तमाम एयर प्यूरीफायर के मुकाबले बेहद कम रखी गई है। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। मुंबई में पुरानी सोसाइटीज के रीडेवलपमेंट का काम अब सोसाइटी के लोग खुद करने लगे हैं। हाल के दिनों में ये चलन मुंबई में रफ्तार पकड़ रहा है। यहाँ ऐसी कई सोसाइटीज हैं जिनके मेंबर्स ने मिलकर सोसाइटी की रीडेवलपमेंट या फिर रीस्ट्रक्चर का काम खुद किया है। दरअसल रीडेवलपमेंट के नाम पर यहाँ बिल्डर्स अपनी मनमानी करते हैं, जिससे तंग आकर लोगों ने ये तरीका अपनाया है। मुंबई के मुलुंड इलाके में तैयार हो रही ये इमारत महज बहुमंजिला इमारत नहीं, यहाँ रह रहे लोगों की एकता की मिसाल भी है, जिन्होंने एकजुट होकर बिल्डर्स की मनमानी को रोकने की ठानी। ये मुलुंड इलाके में पूर्वरंग सोसाइटी है जिसे नए सिरे से बनाया जा रहा है, लेकिन इस बार इसमें कुछ नया है। मतलब रीडेवलपमेंट का काम इस बार बिल्डर्स नहीं कर रहे, बल्कि इसका जिम्मा सोसाइटी मेंबर्स ने खुद उठाया है। मुंबई का मुलुंड इलाका जहां हम खड़े हैं, पूर्वारंग सोसाइटी, यहाँ पे पहले 56 परिवार रहते थे और उन 56 परिवारों ने मिलकर इस बिल्डिंग को खुद सेल्फ रीडेवलप किया है। इसका सबसे बड़ा कारण था कि कोई भी बिल्डरों की झंझट में नहीं पड़ना चाहता है। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि ये संभव नहीं होता अगर सोसाइटी में रहने वाले सभी 56 परिवार एकजुट नहीं होते। इनके मुताबिक काफी रिसर्च और आपसी समझ के बाद इन लोगों ने ये काम खुद करने का बीड़ा उठाया। सब मिलजुल कर आगे बढ़े। हम लोग ने ऐसे किया कि एक ही आदमी का काम नहीं है, तो अलग अलग काम बांट के ले लिए। बहुत से मेंबर्स जो भी प्रोफेशन से आते हैं उनके तरफ हम लोग ने लीगल कमेटी रहने, अकाउंट, लाइसेंसिंग, ऐसे बहुत सी कमेटियां बनाई और बाद में कोऑर्डिनेशन करके एक साथ बैठ के सब डिसीजन ले लिया। हम लोग खुद क्रिएट किया फ्लैट सेल करके अपने ही मेंबर को थोड़ा कम रेट में। तो उसमें क्या हो गया, हमारा फंड पहला इनिशिएट हो गया। 5 करोड़ हम लोग ने पहला इनिशियली वो क्रिएट किया। उसके ऊपर तो हम लोग प्लिंथ तक आ गए। प्लिंथ तक आने तक फिर हम लोग आगे आराम से बढ़ गए। सोसाइटी के रीडेवलपमेंट का काम लगभग पूरा होने को है। जो सोसाइटी पहले 7 मंजिला थी वो अब 23 मंजिला हो गई है। पहले इनके पास 389 स्क्वायर फीट का फ्लैट था, अब इनके पास कम से कम 960 स्क्वायर फीट का फ्लैट है और इनका दावा है कि इन्होंने अपनी लागत का 100% वापस पा लिया है। हम लोग टोटल 56 मेंबर थे और 56 मेंबर के पूरे 100% हम लोगों को कंसेंट मिल गया इसका सेल्फ रीडेवलपमेंट करने का। इतना अचीवमेंट मेरे ख्याल से बहुत पहली बार हुआ रहेगा 100% मिलने का। इसके लिए हम लोग ने सोचा कि सेल्फ रीडेवलपमेंट करते हैं
उसके बाद में हम लोग ने जो अभी तक जो इतना पूरा सब काम किया है, लगभग 40 करोड़ का किया है, तो इसमें हम लोग ने कभी कुछ क्रेडिट नहीं लिया है, कोई लोन नहीं लिया है, सब हम लोग के मेंबर की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है। इनिशियल में हम लोग पहला मुंबई कंप्लीट देखा, किधर क्या क्या प्रॉब्लम, बिल्डर के पास गया तो हमारा मोस्टली कारपेट इनिशियल 400 है, तो हमको मोस्टली बिल्डर 100 ही कारपेट देता था, उससे ज़्यादा नहीं देता था। तो बाद में हमारे इधर सराउंडिंग में बहुत प्रोजेक्ट बंद हुए, इसलिए हम लोग सोचा कि ज़रा थोड़ा अलग है। और चंद्रशेखर प्रभु जो म्हाडा में थे, उनका सलाह लिया और उसका बहुत फायदा हुआ हमारा, इसलिए हम लोग सक्सेस हुआ। सेल्फ रीडेवलपमेंट की ये कोशिश सिर्फ पूर्वरंग सोसाइटी के लोगों ने ही नहीं की है, बल्कि मुंबई में ये चलन रफ्तार पकड़ चुका है। हर साल मुंबई में हजारों बिल्डिंगों को रीडेवलपमेंट के लिए भेजा जाता है, मगर जब बिल्डिंग पूरा करने की बात होती है तो 5 से 10 साल का समय निकल जाता है और लोग जो हैं अपने घर से पूरी तरीके से बाहर हो जाते हैं और किराए के मकान में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि बिल्डिंग का काम पूरा नहीं होता और उसकी वजह से जो है लोग अपने नए घर में शिफ्ट नहीं हो पाते हैं। ऐसे में सेल्फ रीडेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है वो लोगों को बड़ा भा रहा है। कैमरामैन नितिन वर्ने के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर अब सोशल अड्डा पर थोड़ा सा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर से जुड़ा है। अपने प्यार की खातिर 4 बच्चों के साथ भारत आने के बाद से ही सीमा हैदर लगातार सुर्खियों में। ब्रिटेन नोएडा में अपने प्रेमी सचिन मीणा के साथ रह रही सीमा हैदर की कहानी में अब नया ट्विस्ट आ गया है। सीमा हैदर को बॉलीवुड में काम करने का ऑफर दिया गया है। ये ऑफर अमित जानी नाम के एक प्रोड्यूसर ने दिया है, जो जानी फायरफॉक्स नाम से अपना एक प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं। अमित जानी ने सीमा और सचिन की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये ऑफर दिया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि सीमा और सचिन की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और वो काफी तंगहाल जिंदगी जी रहे हैं। सीमा हैदर जिस तरह से पाकिस्तान से भारत के अंदर दाखिल हुई थी, तो हम इस बात के समर्थक नहीं थे, हमने विरोध भी किया। लेकिन अब जब खबर आ रही है कि घर में खाने तक की लाले पड़े हुए हैं, मोहताज हैं दाने दाने से, तो हमारे भारत में अगर कोई इस तरह से भूखा रह रहा है तो हमारी जिम्मेदारी नैतिक है कि हम उसकी मदद करें, काम दें। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है, हमारा एक प्रोडक्शन हाउस है जानी फायरफॉक्स, जिससे हम फिल्म बना रहे हैं टेलर स्टोरी। उदयपुर में जो कन्हैयालाल दर्जी की हत्या हुई थी उस पर हमारी मूवी आ रही है, टीजर भी आ गया है, हमारे एल्बम सॉन्ग भी आते रहते हैं। तो हमने ऑफर किया है सीमा हैदर को कि अगर वो चाहे तो हमारे प्रोडक्शन हाउस में काम कर सकती है, हम उसे काम दे सकते हैं और उसके बदले जो उसका मेहनताना होगा वो उसको हम दे देंगे। तो इस तरह से बेरोजगारी उनकी दूर होगी। मदद का हाथ हमने बढ़ाया है अपने जानी फायरफॉक्स प्रोडक्शन हाउस की तरफ से। देखिए, अभिनय करें, लेकिन अभी तो सवाल ये है कि जो सीमा सचिन की ऊपर एलिगेंस लगे हैं, जो एजेंसियां जांच कर रही हैं, वो भी क्लियर नहीं हो पाया है। ठीक है, तो ऐसे में उनको नायिका बना देना, फिल्म के लिए प्रमोट कर देना, तो हमको तो नहीं लगता है कि जब तक क्लियरेंस ना हो जाए तो ना भेजा जाए। तो इसके बाद में अगर क्लियर होता है तो फिर उसके बाद नायिका बनाओ या फिल्म बनाओ, या कोई दिक्कत नहीं है। इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग और पर्सनल है ये सभी का, और बननी चाहिए, बना सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि इंडिया में ही बनेगी और बहुत सी मूवीज ऐसी इंडियंस मतलब बनती रहती है, तो इससे हमारे इंडिया का ही रेवेन्यू बढ़ेगा, है ना, तो क्यों नहीं बननी चाहिए। और मुझे लगता है कि एक ये लाइम लाइन में भी है तो एक अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट होगा, लोग फॉरेन में भी हमारे अच्छे व्यूअर्स बढ़ेंगे, है ना, तो डेफिनेटली बननी चाहिए। अभी तक इस पे जांच चल रही है, जहां तक हमारी एजेंसीज जांच कर रही हैं इस पे, जब तक कोई भी बात सामने निकलकर पुख्ता तौर पे नहीं आती, तब तक किसी और भी इसको ले जाना, चाहे वो बड़े पर्दे पे हो चाहे छोटे पर्दे पर हो, किसी भी तरफ इसको ले जाना कहीं ना कहीं गलत होगा। अभी आगे चल करके जब सारी चीजें पिक्चर क्लियर हो जाए तभी पिक्चर बने तो ज्यादा अच्छा होगा, मुझे तो यही लगता है। जिसने भी इनको ऑफर दिया है सीमा हैदर और सचिन को फिल्म में काम करने का, तो मेरे हिसाब से तो यही लगता है कि वो इस समय जिस स्थिति में चल रहे हैं उस स्थिति में वो काम नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज ये तो यही है, जिस तरीके से वो वहाँ से सीमा हैदर यहाँ आई हैं, ठीक है, पाकिस्तान से यहाँ आई हैं, उसकी जांच हो रही है कि कोई वो एजेंट तो नहीं है, पाकिस्तान का कोई एजेंट तो नहीं है कि वहाँ जो सचिन को फंसा शुरू के शादी कर ली है। तो अब उनको फिल्म में जो वायरल हो रहे हैं, जिस तरीके से काफी वायरल हो गए, तो उनको प्रोडक्शन जो फिल्म में काम करने का मौका दे रहा है, तो मेरे हिसाब से तो लगता नहीं कि वो इस तरीके से एक्टिंग कर पाएंगे, ना एक्टिंग के काबिल हैं वो दोनों। ये पूरा पाकिस्तान का इसमें पूरा जो है ये एजेंट वाला पूरा जो है उनका एजेंडा है। और ये हम लोग शुरू से, जब ये फर्स्ट टाइम हमने देखा था तो हमको शुरू से ये लग गया था
कि इसी तरीके से ये बॉलीवुड और वो सेलिब्रिटी और इस तरीके से शुरू से चल रही है। तो ये पूरा हम लोग को पहले से ही समझ में था। और न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर साइबर फ्रॉड से जुड़ी एक जरूरी खबर। डिजिटल दौर में साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से खासतौर पर फाइनेंशियल सेक्टर में कई लोगों को पैसों का भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे मामलों में पीड़ित लोगों के लिए सरकार एक अच्छा कदम उठा सकती है। आपको बता दें कि संसद की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस ने सिफारिश की है कि साइबर फ्रॉड का शिकार लोगों को तुरंत मुआवजा मिलना चाहिए। लोकसभा में पेश की गई कमेटी के रिपोर्ट में कहा गया है कि ये वित्तीय संस्थान की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो पीड़ित कंज्यूमर को तुरंत राहत दे। कमेटी ने सिफारिश की है कि जब कोई कंज्यूमर साइबर फ्रॉड की शिकायत करता है तो उसके बाद उसे तुरंत अपने खाते में पैसा वापस मिल जाना चाहिए और उस साइबर फ्रॉड की तह तक जाने की जिम्मेदारी वित्तीय संस्थान पर होनी चाहिए ताकि कंज्यूमर को जल्द इंसाफ मिल सके। कमेटी के मुताबिक अभी साइबर फ्रॉड की जानकारी 3 दिन में देनी होती है, जिसे बढ़ाकर 7 दिन करने की सिफारिश की गई है। कमेटी का मानना है कि साइबर फ्रॉड के मामलों में सबसे जरूरी बात यह है कि ग्राहक के हितों की रक्षा की जाए और ऐसे मामलों का तेजी से निपटारा हो। इसका सबसे बड़ा असर ये होगा कि लोगों का फाइनेंशियल सिस्टम में भरोसा मजबूत होगा। वहीं वित्तीय संस्थान भी अपनी सुरक्षा बढ़ाएंगे और साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए मजबूत रणनीति अपनाएंगे। कमेटी ने साइबर क्राइम को तुरंत नोटिस में लाने के लिए एसएमएस नोटिफिकेशन पर विशेष जोर दिया है। कमेटी ने सुझाव दिया है कि संस्थानों को अपना एसएमएस नोटिफिकेशन सिस्टम मजबूत करना चाहिए ताकि कोई भी गलत लेन देन की जानकारी कंज्यूमर को तुरंत मिल जाए। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में की है बड़ी नियुक्ति। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने और समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। माइक्रोसॉफ्ट ने पुनीत चंडोक को भारत और दक्षिण एशिया के कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त कर दिया। वो अनंत माहेश्वरी की जगह अगले महीने 1 सितंबर को ये जिम्मा संभालेंगे। टेक्नोलॉजी जगत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा के बीच ये नियुक्ति काफी अहम है। पुनीत ने कुछ समय पहले अमेजॉन वेब सर्विसेज कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। केंद्रीय दूरसंचार और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने 5G पर बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश में 5G सेवा के शुरू होने के 10 महीनों के अंदर इस तरह की 3 लाख से ज्यादा मोबाइल साइट शुरू हो चुकी हैं। ये मोबाइल साइट देश में 714 जिलों में फैली हैं और इन्हें बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं। ट्विटर को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अपने हेडक्वार्टर की छत पर लगा नए नाम एक्स वाला लोगो हटाना पड़ गया। दरअसल इस लाइटिंग वाले लोगो की शिकायत की गई थी। आसपास के लोगों का आरोप है कि इसकी लाइटिंग से उन्हें रात में दिक्कत हो रही है। और अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसी टीचर से जिनके लिए छोटे बच्चों को पढ़ाना किसी मिशन से कम नहीं है। रायपुर के रामनगर के प्राथमिक स्कूल की ये टीचर अपनी पढ़ाई के तरीके को लेकर काफी चर्चा में है। बच्चों के साथ खेलती, खाना खाती, बिल्कुल स्टूडेंट की तरह दिखती। स्कूल में बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर हर काम करती। असल में यह है टीचर जानवी यदु और इनका मकसद है छात्र छात्राओं की बेहतरी। स्कूल में बच्चों को बेहतर शिक्षा देने और उनमें अनुशासन का भाव जगाने के लिए ही शिक्षिका जानवी ने यह ड्रेस धारण किया है। इनका मकसद भी पूरा होता दिख रहा है। जब इन्होंने स्कूल ड्रेस में स्कूल आना शुरू किया तो बच्चों ने भी जरूरी तौर पर स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर आना शुरू कर दिया। तो ये था कि बच्चे यहाँ पर प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं आते थे, तो स्कूल हो और फिर यूनिफॉर्म ना हो, ये ठीक वैसा ही हो जाता है जैसे सैनिक हमारे वर्दी में ना दिखें। तो इसलिए और इसके बाद करके आने के बाद ये फ़ायदा हुआ कि बच्चे ज़्यादा अच्छे से घुलने मिलने लगे, मतलब फ्रेंडशिप ज़्यादा बढ़ी बच्चों से। तस्वीरें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रामनगर के शासकीय गोकुल राम वर्मा प्राथमिक स्कूल की है। टीचर जानवी जब तक स्कूल में रहती हैं, छात्रों के बीच ही रहती हैं। ऐसे में बच्चे अपनी समस्या तो बताते ही हैं, उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। बच्चों को अच्छा भी लगता है, उनके पढ़ाई पे भी थोड़ा ये और मन लग रहा है कि हमारी मैडम ऐसे यूनिफॉर्म में आती हैं तो अच्छी लगती हैं, तो हमें भी साफ सुथरा आना है और डेली आना है ऐसा, तो बच्चे लोग थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ने के लिए। टीचर जानवी का कहना है कि बच्चों को प्रेरित करने के लिए ही उन्होंने नए गेटअप को अपनाया।
तो कई लोगों ने हैरानी भी जताई, रोचक अनुभव भी हुए। कई बार बच्चों ने भी उनसे बच्चों जैसा ही बर्ताव किया और उनका भी बचपन का एक सपना पूरा हो गया। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि स्कूल यूनिफॉर्म में मतलब हम लोग भी ऐसे ड्रेस पहन के जाते थे, पर शर्ट्स जो थी ना वो वाइट हुआ करती थी, ऐसा अभी हुआ। और मेरी यूनिफॉर्म में एक भी फ़ोटो नहीं थी कभी, तो ये मेरा मलाल ख़त्म हो गया कि अब मेरे पास काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हैं यूनिफॉर्म पहने हुए। बच्चों के लिए पहली गुरु उनकी माँ होती है, लेकिन उसके बाद बच्चों के बेहतर विकास में शिक्षक का ही रोल होता है और एक अच्छे शिक्षक को पता होता है कि बच्चों को उनके लक्ष्य का रास्ता कैसे दिखाना है। शायद ऐसा ही कुछ करने की चाहत टीचर जानवी की है और वो इसमें काफी सफल होती दिख रही हैं। रायपुर से महेंद्र नामदेव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब एक ऐसी कहानी जिसमें पत्नी का त्याग और समर्पण तो है ही, साथ में है एक पति की लगन और मेहनत। इन दिनों पति पत्नी के संबंधों को लेकर कई तरह की खबरें सुर्खियों में है, लेकिन ये कहानी त्याग, परिश्रम और बलिदान की बेहतरीन मिसाल है। देखिए। बिहार के जमुई में जितेंद्र, शार्दुल और संजना की आजकल खूब चर्चा हो रही है, खासतौर से संजना की, जिनके संघर्ष की कहानी को अगर आप जानेंगे तो यकीनन हैरान हो जाएंगे। संजना खुद पढ़ी लिखी हैं, मगर एक जीवन संगिनी के रूप में त्याग, परिश्रम और बलिदान की बेहतरीन मिसाल पेश करते हुए उन्होंने अपने पति की जिंदगी और उनका भविष्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि जितेंद्र की पढ़ाई के लिए गहने तक बेच दिए। नौबत आई सर, इनकी घर का स्थिति सही नहीं था, खाने के लिए भी सोचना पड़ता था, के बाद इसलिए बेचना पड़ा। उसके बाद ये ग्रेजुएशन किए जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 2007 में इनकी जॉब हुई, फिर धीरे धीरे सारा मतलब स्थिति सही होने लगा। दरअसल साल 2002 में संजना की शादी मैट्रिक पास जितेंद्र शार्दुल से हुई। आर्थिक रूप से कमजोर जितेंद्र को संजना के पिता घर जमाई बनाना चाहते थे, लेकिन जब जितेंद्र ने इनकार किया तो संजना भी अपने पति के हक में खड़ी हुई। इनका तो रोल ऐसा था कि हमें नहीं लगता कोई लड़की इतना बढ़िया से सुख सुविधा छोड़कर वो किसी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाएगा जिसका कोई अता पता नहीं कि उसका मंजिल कहाँ रुकेगी। तो ये मेरे लिए हिम्मत का काम की है, मतलब दुख में तो और नहीं छोड़ी, सुख तो छोड़ दीजिए। संजना के संघर्ष, उनके त्याग को बयां करते हुए जितेंद्र भावुक भी हुए। जो रोटी बनता था, अब ये अंदर के बात बता रहे, ये चप्पल जो बाहर में फेंका हुआ रहता प्लास्टिक का, वो प्लास्टिक का चप्पल पहन कर जो है ना, क्या बोले, तो प्लास्टिक का चप्पल पहन के खाना बनाती थी, नीचे जलाकर बनाती थी और उसी का रोटी बनता था। एक समोसा चाचा देते थे और 2 टाइम हम लोग खाते थे, वो लगता चलता रहता था वो कहानी, अभी भूखे भी रहते थे। संजना जी और जितेंद्र शार्दुल जो कि बोलते बोलते अपनी पूरी कहानी, संघर्ष की कहानी बताते बताते बहुत भावुक हो गई और आगे कुछ भी बोल नहीं पा रही। इन दोनों की जोड़ी से समाज को सीख लेने की जरूरत है। राकेश कुमार सिंह, गुड न्यूज टुडे, जमुई। इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।